गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा न्यू चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर ये स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कल अल्कोहल का क्लासिफिकेशन यानी कि अल्कोहल का वर्गीकरण ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। आज के एक्सप्लेनेशन में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल यानी कि अल्कोहलों का नामकरण। तो देखते हैं इसमें सबसे पहली जो हमारा सिस्टम है, सबसे पहली जो हमारी पद्धति है वो है कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम का मतलब होता है सामान्य पद्धति, जिसे हम आम भाषा में उपयोग करते हैं, जनरल वे ऑफ टॉकिंग में हम इसका नाम जो है यूज़ करते हैं। तो उसमें इन्हें एल्किल अल्कोहल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपका एल्किल ग्रुप अगर मेथिल है तो आप उसे मेथिल अल्कोहल कहेंगे, अगर एथिल ग्रुप है एल्किल ग्रुप तो एथिल अल्कोहल कहेंगे, प्रोपेल, ब्यूटेल, पेंटेल, हेक्सेल अल्कोहल ये इसके क्या होते हैं, कॉमन नेम होते हैं, ये इसके सामान्य नामकरण होते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में दिया भी हुआ है, ये मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है CH3OH, यहाँ पर CH3CH2OH एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है। तो ये हमारा कॉमन सिस्टम होता है, सामान्य पद्धति होती है। दूसरा जो हमारा सिस्टम है वो है कार्बेनॉल सिस्टम, जिसे कार्बेनॉल पद्धति कहते हैं। ये पद्धति क्या कहती है, इस पद्धति के अनुसार जितने भी अल्कोहल हैं वो मेथिल अल्कोहल के व्युत्पन्न माने जाते हैं, मतलब कि मेथिल अल्कोहल के डेरिवेटिव्स माने जाते हैं, और इसीलिए उनका नाम जो है वो कार्बेनॉल के नाम से फेमस होता है, यानी कि सब इन्हें कार्बेनॉल के नाम से जानते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो देखिए जो पहला वाला आपका अल्कोहल होगा मेथिल अल्कोहल, क्योंकि मेथिल अल्कोहल का मतलब मेथ एक कार्बन, यहीं से स्टार्टिंग होती है, यहीं से शुरुआत होती है, तो उसका नाम हो जाएगा कार्बेनॉल। अब इसके बाद आप जब एथिल अल्कोहल, वैसे तो इसका नाम क्या होना चाहिए, एथिल अल्कोहल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम इसका नामकरण कार्बेनॉल पद्धति द्वारा कर रहे हैं, कार्बेनॉल सिस्टम से कर रहे हैं, इसलिए अब इसका नाम पड़ जाएगा मेथिल कार्बेनॉल। क्यों? क्योंकि हमने इसे क्या समझ लिया है, हमने इसे मेथिल अल्कोहल का डेरिवेटिव समझा है। तो इस पद्धति के अनुसार ये जो अल्कोहल हमें कैसे प्राप्त हुआ होगा कि अगर हम यहाँ पर जो हमारा CH3 ग्रुप है, जो मेथिल ग्रुप है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह एक और एल्किल ग्रुप जोड़ दें, तो जो दूसरा एल्किल ग्रुप जुड़ेगा वो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटने की वजह से बचेगा CH2OH। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, मेथिल कार्बेनॉल। क्लियर है? तो ये हमारी कार्बेनॉल पद्धति है, लेकिन ये आम भाषा में उपयोग में नहीं होती है, ऐसे आप नॉर्मली नहीं सुनेंगे। बट हाँ, अगर आपसे कभी कोई पूछ ले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब आते हैं हमारा जो मेन सिस्टम है, जिस पर हमारा पूरा जो केमिकल डिपार्टमेंट है वो वर्क करता है, वो है IUPAC सिस्टम यानी कि IPAC पद्धति। IPAC पद्धति में यानी कि IPAC सिस्टम में जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं उनको एल्केनॉल के नाम से जाना जाता है। एल्केनॉल का मतलब यहाँ पर जो एल्केन वाला पार्ट होगा, जैसे कि आपने एल्केन में पहले ही केवल एक कार्बन में मीथेन वाला पार्ट लिया हुआ है CH3OH, तो इसका नाम पड़ जाएगा मेथेनॉल। अगर आपने C2H5OH लिया हुआ है तो ये इथेन वाला पार्ट है, तो इसका नाम पड़ जाएगा इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो जो हमारी IPAC सिस्टम होता है उसमें जितने अल्कोहल होते हैं हमारे, उनकी नेमिंग एल्केनॉल के रूप में करी जाती है, यानी कि इनका नामकरण जो है वो एल्केनॉल के रूप में किया जाता है। ये तब जब हमारा अल्कोहल जो है वो मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित हो, यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है। लेकिन कई बार आप कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी देखते हैं जिसमें अल्कोहल के अलावा और भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो अल्कोहल से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट एग्जांपल है COOH। ये जो समूह होता है हमारा कार्बोक्सिलिक समूह, इसकी जो अभिक्रियाशीलता होती है, जो रिएक्टिविटी होती है, वो अल्कोहल से ज़्यादा होती है। तो अगर हम क्या करें, एक ही श्रृंखला, मान लीजिए यहाँ पर ये कार्बन है, इससे एक तरफ हमने OH ग्रुप लगा दिया और एक तरफ हमने लगा दिया COOH ग्रुप, बाकी दोनों कार्बन पर हमने बाकी दोनों वैलेंसी जो है उस पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया। तो अब अगर आपकी इसकी नेमिंग करनी होगी, तो नेमिंग में जो हमारा मुख्य फंक्शनल ग्रुप होता है, जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, उसका नामकरण लास्ट में करते हैं, उसकी नेमिंग एकदम लास्ट में करी जाती है। और उससे पहले जो हमारे प्रीफिक्स होते हैं यानी कि जो संलग्नक होते हैं, उनका हमें नामकरण करना होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, आपके सामने दो क्रियात्मक समूह आ गए, एक कार्बोक्सिलिक समूह आ गया, एक अल्कोहल समूह आ गया, यानी कि OH ग्रुप आ गया। तो अब हम मेन फंक्शनल ग्रुप किसे बनाएं, जो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है वो किसे बनाएं, तो वो होगा हमारा कार्बोक्सिलिक समूह। और यहाँ पर जो OH ग्रुप होगा वो आपका संलग्नक के रूप में उपस्थित होगा, यानी कि साइड जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके रूप में प्रेजेंट होगा, और इसकी नेमिंग पहले ही कर दी जाएगी। तो देखिए नेमिंग क्या होगी इसकी,
जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका जो कार्बन होगा वो हमारा फर्स्ट कार्बन होगा, और उसके ठीक बाद यहाँ पर ये कार्बन जो होगा सेकंड कार्बन है। तो हमें दिख गया कि 2 कार्बन की ही श्रृंखला है, 2 कार्बन की चेन है, जिसमें जो एच ग्रुप है वो साइड चेन में प्रेजेंट है। कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? सेकेंड कार्बन पे। और अल्कोहल का जो प्रीफिक्स नाम होता है, जो संलग्नक रूप है, उसे हाइड्रोक्सी समूह यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप कहा जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए सेकेंड कार्बन पे लगा है तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। 2 कार्बन की चेन है तो इथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोक्सी इथेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। ये इसका पूरा नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड। तो ये होता है हमारा आईपीएसी सिस्टम। लेकिन ये मेथड आपको तब यूज करना है जब एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। लेकिन अगर केवल अल्कोहल उपस्थित होगा तो फिर आप उसकी नेमिंग क्या करोगे? एल्केनॉल के रूप में, यानी कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एटसेट्रा। नामकरण पद्धति के बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट है आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल, यानी कि अल्कोहलों में समावयवता। समावयवता क्या होती है या समावयवी किसे कहते हैं, यानी कि आइसोमेरिज्म क्या होती है और आइसोमर्स किसे कहते हैं, ये आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। स्टिल अगर आप भूल गए या नहीं आते तो मैं बता देता हूँ कि जब किसी कंपाउंड में यानी कि किसी यौगिक में आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो आणविक जो सूत्र है, वो समान रहे, यानी कि जो अणुओं में जो परमाणु होते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, इनकी संख्या समान रहे, इनके नंबर सेम रहें, लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या हो जाए? चेंज हो जाए, अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाए, तो वो जो अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे, जो अलग अलग संरचनाएं होंगी, उन्हें आइसोमर्स कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि उनका जो आणविक सूत्र है, उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो तो समान है, लेकिन क्योंकि उनकी संरचनाएं बदल गई, उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, तो आपका कंपाउंड भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहा जाता है, ऐसे यौगिकों को आइसोमर्स कहा जाता है, यानी समावयवी कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो इसमें अल्कोहल्स में जो सबसे पहली आइसोमेरिज्म है वो है चेन आइसोमेरिज्म, यानी कि श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता क्या कहती है? श्रृंखला समावयवता कहती है कि अगर यौगिकों में, यानी जो 2 कंपाउंड्स हैं, उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, लेकिन चेन में डिफरेंस होने की वजह से, यानी कि श्रृंखला में परिवर्तन होने की वजह से उनकी जो संरचना है वो बदल जाए, उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए, तो ऐसे दोनों कंपाउंड्स के जो फॉर्मूले होंगे उन्हें चेन आइसोमर्स कहा जाएगा, और इस प्रोसेस को चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं, यानी कि श्रृंखला समावयवता कहते हैं। देखिए लिखा भी है, चेन आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन। श्रृंखला समावयवता, इसका कारण एल्किल समूह की कार्बन श्रृंखला का भिन्न शाखाकरण होना है, यानी कि जब शाखाएं जो हैं वो भिन्न हो जाएंगी तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, आपकी संरचना बदल जाएगी। उदाहरण के रूप में अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन उपस्थित हैं। यहाँ पर देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, और ये ब्रैकेट में 2 लगा है, यानी कि यहाँ पर भी कितने? 2 कार्बन है, तो 4 कार्बन इसमें भी हैं। इसमें हाइड्रोजन काउंट करिए, 3, 2 5, 2 7, 2 9, 1 10 हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 1 4, और यहाँ पर 3 2 6, तो 6 और 4 10, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10। ऑक्सीजन काउंट करिए, केवल 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो आणविक सूत्र है, वो तो समान है। भाई इसमें भी यहाँ पर 4 कार्बन, C4 है, H10 है और O सिंगल है, और यहाँ पर भी C4 है, H10 है और O सिंगल है। लेकिन क्योंकि ये क्या है, हमारी एक खुली श्रृंखला है, एक ओपन चेन है, स्ट्रेट चेन है, सीधी श्रृंखला है, जबकि यहाँ पर जो श्रृंखला है उसमें शाखा आ गई है। कैसे? मैं इसका स्ट्रक्चर खोलकर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, ये आपका CH2OH है, ये आपका CH है, और CH से ही 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने CH से एक CH3 ग्रुप इधर जोड़ दिया और एक CH3 ग्रुप, ये मैंने छोटा सा यहाँ पर दिखाया हुआ है, जगह नहीं थी, तो दूसरा CH3 ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये एकदम सीधी श्रृंखला थी, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? सीधी श्रृंखला में एक शाखा आ गई, एक स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच आ गई। तो इस वजह से इन दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी कि आणविक सूत्र सेम है, लेकिन संरचनाएं अलग
अलग अलग होने के कारण ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समावयवी हैं। और इस तरह की समावयवता को, इस तरह की आइसोमेरिज्म को श्रृंखला समावयवता यानी कि चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो अल्कोहलों में पाई जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, जो क्रियात्मक समूह है, क्या है? अल्कोहल है। और याद रखिएगा, श्रृंखला समावयवता चेन आइसोमेरिज्म मोस्टली हर कंपाउंड में, हर तरह के कंपाउंड्स में होती ही है। ओके, बस हाँ, ये ध्यान रखना होगा कि उसमें इतने कार्बन जो है प्रेजेंट होने चाहिए कि चेन बन सके, ब्रांच बन सके। 3 कार्बन में जो है चेन आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती। 3 कार्बन से ज़्यादा जब होंगे तभी वहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है, श्रृंखला समावयवता हो सकती है। दूसरा आते हैं स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। सबसे आसान तरह की यह समावयवता होती है, क्योंकि यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, आणविक संरचना सेम रहेगी, लेकिन आणविक सूत्र जो है वो आपका सेम रहेगा, लेकिन जो संरचना है वो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। और यहाँ पर संरचना में जो अंतर आता है, जो आपके स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस आता है, वो अल्कोहल ग्रुप की पोजीशन में चेंज आने की वजह से होता है। कैसे? देखिए, यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला देखें, CH3 CH2 CH2 OH, कार्बन कितने? 1 2 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 2 7 1 8 और ऑक्सीजन 1, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C3H8O। यहाँ पर आइए, 1 2 3 कार्बन, तो कार्बन कितने हैं? 3 हैं। हाइड्रोजन 3 1 4 1 5 3 8, तो हाइड्रोजन 8 हो गए। और ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर भी C3H8O है और यहाँ पर भी C3H8O है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, आणविक सूत्र तो समान है, लेकिन अगर आप संरचना देखें तो यहाँ पर बन रहा है CH3 CH2 CH2OH। जो अल्कोहल ग्रुप है वो पहले ही कार्बन पर लगा हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? प्रोपेनॉल 1। लेकिन यहाँ पर जो हमने OH ग्रुप है वो किससे लगा दिया? दूसरे कार्बन से लगा दिया। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ये हमारा CH3 है, ये CH है, ये यहाँ पर CH3 और इस CH से क्या लगा हुआ है? OH ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसका फॉर्मूला बना है CH3 CH CH3 और नीचे OH। तो यहाँ पर जो अल्कोहल ग्रुप है वो आपका सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है, दूसरे कार्बन पर उपस्थित है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया प्रोपेनॉल 2। तो अल्कोहल ग्रुप का स्थान बदल देने की वजह से, यानी कि अल्कोहल का जो ग्रुप है उसकी पोजीशन बदल देने की वजह से, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स हैं, एक दूसरे के समावयवी हैं। और इस तरह की समावयवता को स्थान समावयवता यानी कि पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तीसरे प्रकार की जो समावयवता प्रदर्शित करी जाती है वो है क्रियात्मक समावयवता यानी कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि अल्कोहल और ईथर, ये दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, ये दो अलग अलग क्रियात्मक समूह हैं, लेकिन अल्कोहल और ईथर एक दूसरे में क्या होते हैं? शीघ्र ही परिवर्तित हो सकते हैं, यानी कि अपने मॉलिक्यूल को रीअरेंज करके, अपनी संरचना को पुनः व्यवस्थित करके अल्कोहल ईथर में और ईथर अल्कोहल में परिवर्तित हो सकता है। मतलब कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं कि आप जो है एनर्जी बढ़ा दीजिए या एनर्जी कम कर दीजिए, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने पर या प्रेशर को चेंज करने पर जो अल्कोहल और ईथर है वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी कि आंतरिक रूप से एक दूसरे में परिवर्तनशील होते हैं। और इस तरह की क्रियात्मकता, इस तरह की समावयवता को क्रियात्मक समावयवता यानी कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एथेनॉल है, CH3 CH2OH और यहाँ पर CH3O CH3। जो अभी आपको चीज़ बताई गई है इंटरकन्वर्जिबल वाली, उसको आप ध्यान मत रखिए, आप सिर्फ इतना देखिए कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है? सेम है। यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है? ईथर है। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स हैं, लेकिन आइसोमर्स होने का, समावयवी होने का आधार क्या है? इनका क्रियात्मक समूह। पहले यौगिक में जो क्रियात्मक समूह है, पहले कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल, जबकि दूसरे में जो दूसरा कंपाउंड है उसमें हमारा जो क्रियात्मक समूह है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो है ईथर। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स यानी कि क्रियात्मक समावयवी, तथा इस तरह की समावयवता को क्रियात्मक समावयवता या फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, जो चौथी हमारी समावयवता है वो लास्ट है अल्कोहल में पाई जाने वाली समावयवताओं में, और इसका नाम है प्रकाशिक समावयवता यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि ऐसा अल्कोहल यानी कि सच अ काइंड ऑफ अल्कोहल इन विच
मिनिमम एनी वन एसिमेट्रिक कार्बन इज प्रेजेंट, यानी कि कम से कम एक असम्मित कार्बन अगर किसी अल्कोहल में उपस्थित है तो वो अल्कोहल प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है आपको पढ़ाए गए थे, यानी कि जो प्रकाशीय समावयवता है वो आपको ग्लूकोज में पढ़ाई गई थी, जिसमें आपने सिस और ट्रांस दो फॉर्म पढ़ी थी। सिस और ट्रांस नहीं, डेक्स्ट्रो और लेवो, जो प्लस डी और प्लस एल, ये आपने जो स्ट्रक्चर पढ़े थे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, यानी कि वामवर्ती घूर्णांक और दक्षिणावर्ती घूर्णांक। तो ये जो दो हमारे आइसोमर्स होते हैं, जो दो हमारे समावयवी होते हैं, ये प्रकाशिक समावयवता में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पाए जाते हैं। तो अल्कोहल में भी केवल उन अल्कोहलों में प्रकाशीय समावयवता उपस्थित होगी जिनमें असम्मित कार्बन उपस्थित होता है। अल्कोहल्स में केवल उन अल्कोहल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होता है। अब बात आती है एसिमेट्रिक कार्बन होता क्या है। तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसियां, जो चारों संयोजकताएं हैं, उन पर चार विभिन्न प्रकार के परमाणु या अणु उपस्थित हो, यानी कि ऐसा कार्बन एटम जिसमें जो उसकी 4 वैलेंसी हैं वो 4 डिफरेंट एटम और 4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई हों। जैसे कि इस कार्बन में देखिए, एक तरफ इसमें OH ग्रुप है, एक तरफ इसमें हाइड्रोजन है, एक तरफ इसमें CH3 और एक तरफ C2H5 है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन होगा ये हमारा एसिमेट्रिक कार्बन, यानी कि असम्मित कार्बन कहा जाएगा। ऐसे कार्बन्स की पहचान के लिए इसमें क्या बना देते हैं, स्टार बना देते हैं। तो ये जो हमारे अल्कोहल हैं जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होगा वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो आइसोमेरिज्म है वो कंप्लीट होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के निर्माण की विधियाँ, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। इसमें मैं फिर से आपको ध्यान दिला दूं कि आपको जो यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाए जा रहे हैं वो आपको ROH के बेसिस पर पढ़ाए जाएंगे, यानी कि एल्किल ग्रुप को आप अपने हिसाब से मेथिल ग्रुप जो कि आपका CH3 होता है और एथिल ग्रुप जो कि आपका C2H5 होता है, इससे विस्थापित करके, इससे डिस्प्लेस करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिएक्शंस को सीख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। जब आप मेथिल अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे तो आप CH3 से रिप्लेस कर लेंगे, जब आप एथिल अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे तो आप C2H5 से R को क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। तो हमारा सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स, यानी कि एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से। जब भी हमारे जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनका जल अपघटन कराया जाता है किसी क्षार की उपस्थिति में, यानी किसी बेस की प्रेजेंस में, तो हमें हमारे अल्कोहल्स जो हैं वो प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि अल्कोहल्स मिलते हैं और साथ में सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। देखिए, एल्किल हैलाइड्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस व्हेन हीटेड विद एक्वस एल्कली सॉल्यूशन। जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं जब उनका जल अपघटन करा जाता है और उनको गर्म किया जाता है किसके साथ, जलीय क्षारीय विलयन के साथ। तो जलीय क्षारीय विलयन क्या होगा कि वाटर में आपको, यानी जल में थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कुछ बूंदें डाल देनी है। तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, एल्कली हो जाएगा। और इस वाटर की आपको रिएक्शन करा देनी है एल्किल हैलाइड से, इस जल की आपको अभिक्रिया करा देनी है एल्किल हैलाइड से। तो जो आपके एल्किल हैलाइड हैं जिनका फॉर्मूला होता है RX का मतलब, अब देखिए यहाँ पर R को आप क्या कर लीजिए, CH3 से रिप्लेस कर लीजिए, तो इसका नाम पड़ जाएगा CH3X, और X जो होता है वो आपके हैलोजन होते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूले में रख के दिखाता हूँ। RX की जगह मैंने रख दिया CH3 और X की जगह यहाँ पर रख दिया Cl। तो CH3Cl की रिएक्शन जब आप KOH से कराओगे तो जो K है वो Cl के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, KCl, जो कि यहाँ पर KX के रूप में दिया हुआ है। साथ ही जो CH3 है वो OH के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, CH3OH, जो कि यहाँ ROH के रूप में दिया हुआ है। आप चाहें तो R की जगह C2H5 रख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको C2H5OH मिल जाएगा। तो ये होता है हमारा बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स, यानी कि एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा हम अपने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को बना सकते हैं। दूसरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है हमारा बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, यानी कि ईथर के जल अपघटन द्वारा। तो कह रहे हैं ईथर्स हाइड्रोलाइज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर टू गिव अल्कोहल। जब हम ईथर को या ईथर का जल अपघटन कराते हैं
तनु हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में, यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब ईथर का जल अपघटन कराया जाता है तापमान को उच्च तथा दाब को उच्च रखकर, तो जो हमारे ईथर हैं वो अल्कोहल में टूट जाते हैं और हमको जो है 2 अणु अल्कोहल के प्राप्त होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर अगर आपने जो R और R डैश देख रहे हैं, ये दोनों आपके एल्किल ग्रुप हैं। अगर आप ईथर जो बना रहे हैं उसमें दोनों तरफ समान एल्किल ग्रुप रखते हैं, जैसे आपने दोनों तरफ मेथिल ग्रुप रख दिया, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, और इसका आपने हाइड्रोलिसिस कराया, इसका जल अपघटन कराया, तो यहाँ पर जो आपको अल्कोहल मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, CH3OH प्लस CH3OH, यानी कि दोनों आपके मेथिल अल्कोहल ही होंगे। लेकिन अब आप क्या करो, एक तरफ CH3 रख दो और O से दूसरी तरफ क्या जोड़ दो, C2H5, और अब इसकी रिएक्शन जब आप H2O से कराओगे तो देखिए एक तरफ CH3 है और एक तरफ C2H5 है, तो हमको क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल प्लस C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल। तो दोनों का मिश्रण आप प्राप्त कर सकते हैं। अभिक्रिया को कराते समय बस याद ये रखना है उपस्थिति किसकी रहेगी, तनु H2SO4 की, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 की। टेम्परेचर और प्रेशर कैसा रहेगा, हाई रहेगा। तो यह बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। इसके बाद जो हमारी थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है एल्केन से। एल्केन से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो अल्कोहल्स में बी ऑब्टेन्ड बाय सल्फोनेशन ऑफ एल्केन्स फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यानी कि एल्केन से अल्कोहल प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले एल्केन का सल्फोनीकरण कराना पड़ेगा। उसके लिए आप अपने एल्केन को सांद्र H2SO4 से क्या कराओगे, अभिक्रिया कराओगे। आप अपने एल्केन की जो रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से कराओगे, तो जो आपका एल्केन है वो सल्फोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके बाद तुरंत ही आप इसकी क्या कराओगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे, यानी कि जल अपघटन कराओगे, तो वापस से आपको आपका H2SO4 मिल जाएगा और जो आपका RSO3H है वो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। मैं इस रिएक्शन को यहाँ पर R को रिप्लेस करके बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर R की जगह C2H5 ले लिया, तो C2H5 और ये बॉन्ड H है। एक तरह से अगर आप ये देखें तो ये C2S6 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने H को यहाँ पर बाहर निकाल के रख लिया हुआ है। क्यों, क्योंकि ये H जो है हमें यहाँ से हटा देना है। हमारे अल्कोहल में तो सिर्फ C2H5 रहेगा। वैसे ये पूरा फॉर्मूला किसका लेंगे, C2S6 का। और अगर आपको मेथिल अल्कोहल प्राप्त करना होगा तो आप यहाँ पर CH4 यानी कि मीथेन फॉर्मूला लेंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पर ईथेन लिया हुआ है C2S6 और उसमें से एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ बाहर निकाल लिया है, तो ये बन गया C2H5 बॉन्ड H। अब इसकी रिएक्शन मैंने करा दी H2SO4 से, तो जैसे ही मैं H2SO4 से यहाँ रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RSO3H यानी कि C2H5SO3H। अब निकल क्या गया, तो यहाँ से अगर आप देखें तो एक H और एक O यानी कि OH जो है H2SO4 से OH निकल जाता है और C2H5H में से H निकल जाता है, तो OH और H मिलकर के क्या बना लेते हैं, वाटर। तो यहाँ पर H2O जो है वो निकल जाता है। वैसे भी H2SO4 जो होता है हमारा निर्जलीकारक होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो वहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल ले लेगा। और अब ये जो RSO3H जो C2H5SO3H मिला है, इसका जब हम फिर से जल अपघटन कराएंगे, फिर से वाटर से रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होगा, H2SO4 निकल जाएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा C2H5OH। तो ये थी हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ इंपॉर्टेंट। बाकी की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। कोई भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप उस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर लेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।